दाता हमारे देवी सिंह भाटी साहब। मित्रों, आज दाता के जीवन काल के संबंध में मैं दाता से संवाद के माध्यम से कुछ बातें जानना चाहूंगा। दाता हूँ जी सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे कार्य को प्राथमिकता दी और मुझे वैल्यूबल समय दिया। दाता हूँ इस संवाद के माध्यम से आपके जीवन काल के संबंध में मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहूंगा। दाता हूँ पूरे राजस्थान में और लगभग जहां भी आपके फॉलोवर्स लाइकर्स रहते हैं, चूंकि जहां तक मेरी जानकारी है वर्तमान में भी युवान आपको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं। आपकी एक आइडेंटिटी है कि आप एक दबंग पर्सनालिटी हैं, लाइन ऑफ राजपूताना है। दाता को इस आइडेंटिटी की अनुभूति आप किस प्रकार महसूस करते हैं? देखिए, मेरा पूरा जीवन संघर्ष में रहा। जब मेरी उम्र 16 साल की थी तो मेरे पिताश्री वहां का स्वर्गवास हो गया था, अकेला भाई था। और हमारा ये परंपरागत रहा है कि हमारी जागीर थी परसोंपुर, तो जो जरूरतमंद होते उनकी मदद करते। और उस समय फिर लोग उस वैक्यूम को भरने के लिए मेरे से अपेक्षा करने लगे। मैं गाँव में जाने लगा और जितना मेरे से हो सका, कोई समझ नहीं थी कि 9 साल में हॉस्टल में रहा, पिताश्री के साथ कभी रहने का भी अवसर नहीं मिला, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जो अपेक्षाएं मेरे सामने आती लोगों की, तो उनको मैं फुलफिल करने के लिए, उनको राहत देने के लिए मैं लगा रहा। और करते करते मैं कॉलेज की शिक्षा ली और कॉलेज के बाद में भी निरंतर वही रहा। होता है और परिवार में थोड़ा बहुत आपस में, हमारे भाइयों में भी थोड़ा बहुत खींचाता रहते, वो मुझे सप्रेस करके किनारे करना चाह रहे थे। लेकिन लोगों का एक विश्वास था हमारे पिताश्री में, इस कारण से लोग हमारे साथ जुटे रहे। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोई एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। मैं गंगानगर में खेती करता था, लोग आ गए कि साहब सरपंच का चुनाव लड़ो। उस समय मुझे लेके जरूरत सरपंच बनाया और एक बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि युवा थे हम काफी सरपंच, तो एक हमारा इशू था जमीनों की खातेदारी। पूरे हिंदुस्तान में और राजस्थान के अंदर एक जैसलमेर रियासत थी जिसमें कोई लिखित रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं था और लोगों को खातेदारी का अधिकार नहीं मिले। तो हमने उस समय तय कर लिया, आमरण अनशन किया 5 दिन का। और ये पहली बार हुआ कि कोई भी आंदोलन करता है तो पहले उनको कहते हैं कि आप आंदोलन विड्रॉ करो, फिर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन चलती विधानसभा में कानून में संशोधन हुआ, उससे फिर हमारा हौसला और आगे बढ़ा और लगे रहे, निरंतर संघर्ष करते रहे। कोई प्रशासनिक हो चाहे सरकार से संबंधित तो कोई असंभव हमें लगा नहीं, क्योंकि सच्ची बात को लेकर चलते थे। और एक दफे मैं मेडिकल हॉस्पिटल में जाता आता रहता था, तो वहां हमारे साथियों ने कहा कि विधानसभा के चुनाव आगे अपन भी पर्चा हो जाए। मैंने कहा मैं जानता नहीं, आधा शहर है, मेरा वास्ता नहीं। और मजाक में पर्चा भरा और विड्रॉ करने गया तो लोगों ने पकड़ लिया मेरे को, साहब के सामने कोई लड़ने वाला नहीं है कांग्रेस कैंडिडेट के सामने, और मुझे पर्चा उठाने नहीं दिया। चुनाव लड़े, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन करते करते चुनाव में जीत गया। और उसके बाद निरंतर सच्चाई के रास्ते पर होल्ड टाइमर होके मैं इसी काम में लगा रहा, तो लोगों का मुझे विश्वास मिलता रहा और आगे से आगे मंजिल बढ़ती गई। दाता आपकी पॉलिटिकल यात्रा अपने आप में बहुत ही एक प्रकार से स्तंभ है। बचपन की कोई बात जिसकी अनुभूति आज आप करते हैं जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक रही हो? नहीं, देखिए, जो निठल्ला ठाला रहेगा उसके दिमाग में फितूर उटपटांग बातें आएंगी, कोई दिशा नहीं लेगा। जब आप के पास में लोगों की समस्याएं आती है, आप उसमें लगे रहते हो, तो वो मेरे निरंतर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता था। बचपन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी वो था कि अभी अकेला हूं, कैसे पार पड़ेगी। लेकिन वो वर्कलोड ने मुझे आगे से आगे रास्ता बनाते हुए दिशा बढ़ी। तो इसलिए कोई विशेष एक घटना नहीं है जिसके कारण से मैं कोई आपको शेयर कर सकूं। लेकिन संघर्ष, सच्चाई, होल्ड टाइमर होके समर्पण के साथ में आप कोई भी दिशा लो, कुछ भी काम करो, निश्चित तौर पर आपको मंजिल मिलेगा।
दाता को आपके व्यक्तित्व से एक बहुत ही कठोर पर्सनालिटी की आइडेंटिटी क्रिएट होती है, इसमें कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, कठोर मत कहिए क्यों दाता को कि कोई इशू आया, धीरे धीरे हमारा जो ये अंग्रेजों का दिया हुआ ढांचा था, तो इसमें जो अफसरशाही थी वो बिल्कुल विषयों को टालने में लगे रहते थे। हम कहते थे कि ये बात सही है तो आपको अभी करना पड़ेगा, उसमें कहीं खींचातानी हो जाती। तो वो एक सच्चाई की बात के ऊपर कोई समझौतावादी कभी सोच नहीं रखा, और इसलिए आगे से आगे बढ़ता रहा। उसको कठोर कह दो या कुछ भी कह दो, बात जो हुई है ऊपर ने ऐसी प्रकृति थी कि जो मुंह से जबान से एक बार किसी को वायदा वचन दे दिया तो उससे उलट नहीं होना, और इसलिए लोगों का विश्वास मिला तुम्हें और उस समर्पण भाव से लगा। आपकी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर की रही है। वर्तमान में चीजें बहुत ही कास्ट बेसिस पे हो गई हैं, जातिवाद इम्प्रूव हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में जातिवाद की राजनीति हो रही है। आप इसे भारत के लिए कितना घातक समझते हैं? देखिए, ये सब जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने समय समय पर अपना कुर्सी सत्ता हासिल करने के लिए रास्ते निकाले। तो जब और कोई इशू नहीं रहा तब उस जाति को सामने ले आए। जाति का कहाँ अर्थ मतलब है? हम स्कूल में पढ़ते थे, साधुपुर स्कूल में कोई जाति नहीं लगाता था। हमारे रोल नंबर से पहचान होती है, एक ही नाम के 2 या 3 बच्चे होते थे, रोल नंबर से पहचान होती थी। जाति की आवश्यकता सिर्फ जहां आप रिश्ते करो, शादी ब्याह करो, वहां आपको जरूरत है, बाकी जाति बताने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी महान विभूति के आगे कहीं भी अलंकार, सरनेम ऐसी जाति नहीं लगी। लेकिन ये जो राजनीतिज्ञों ने अपनी सुविधा के लिए जाति के ऊपर अलग अलग कर दिया, जबकि हमारे यहाँ जाति की पहचान नहीं होती थी। इवन हिंदू मुसलमान का हमारे यहाँ पता नहीं लगता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान। लेकिन ये राजनीतिज्ञों ने अपने हिसाब से किया जो किसी के भी हित में नहीं था। आप जाति से किसी को बांटते हो, जाति से पहचान नहीं होती, जाति से कोई आपका नहीं होता, जाति आपस में लड़ती रहती है, एक ही जाति के एक ही परिवार में सब कुछ होता है। तो ये देश के समाज के किसी भी हित में नहीं है कि जो जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है। क्योंकि दर्शकों ये अपने आप में एक ऐसा पॉइजन बन गया है कि चीजें बड़ी नेगेटिव वे में जा रही हैं, चीजें बहुत परिवर्तन की तरफ जा रही हैं, जो परिवर्तन लगभग भारत के लिए बहुत घातक संकेत है। तो इस पे हम किस प्रकार से एक मुकाम अचीव कर सकते हैं कि ये चीज खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, लोग इससे बाहर निकल के आ सके, लोग इसको। देखिए, इसमें उपदेश देने से, किसी को समझाने से कुछ नहीं आता है। आप अपने से शुरुआत करो, आप जातिवाद में मत जाओ, ना पढ़ो। मेरा प्रयास ये रहता है, मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, राजपूत हूँ, ठीक है, एक लगाव रहता है आपकी जाति में, निश्चित तौर पर मेरी रिश्तेदारियां सारा उसमें है। लेकिन ये नहीं कि मैं एक जाति विशेष को तवज्जो दूं और सबको नकार दूं, तो ये नहीं रहता। तो आप अपने से शुरुआत करो, तब धीरे धीरे रास्ता बढ़ेगा। बाकी उपदेश तो बहुत संतों ने दिए हैं, राम और कृष्ण भी इस धरती पर हो गए, लेकिन राम में नहीं हुआ संसार, तो ये तो चलेगा। लेकिन आप अपने से शुरुआत करो। आपको ठीक लगता है कि नहीं जातिवाद में मत पढ़ो, ठीक नहीं है, आप उस हिसाब से चलो, तो धीरे धीरे आपको देख के प्रेरणा लेगा, आगे से आगे रास्ता बना रहेगा। पॉलिटिकली जर्नी आपने खूब एंजॉय करी, भगवती के आशीर्वाद से निरंतर आप 6 से 7 बार एमएलए रहे और पूरे राजस्थान में आपका खूब मान सम्मान है। लाखों युवा आज भी आपको अपना आदर्श मानते हैं। तो वर्तमान में कोई ऐसी चीज जो भविष्य के लिए आप करना चाहते हैं, राजस्थान के लिए करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, एक तो हमने जो आरक्षण का विषय लिया था कि स्वर्णों को और उससे और जुड़ी हुई कई ऐसी जातियां थी जिनको बिल्कुल आरक्षण से नकार दिया गया, और वो विषय लगता था कि ये हमारे आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा है। तो हमने हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब के लड़के लोकेंद्र सिंह जी कालवी के साथ और दूसरे अन्य हमारे साथी कर्णी सिंह चारडा वगैरह, तो हमने एक टीम बना के वो लेके लक्ष्य चले और जबरदस्त आंदोलन किया। मुझे बीजेपी से भी निकाल दिया था, और हमने फिर सामाजिक न्याय मंच का भी गठन किया, उसे भी हमने चुनाव लड़े, और वो एक दिशा बड़ी बहुत बड़ी ताकत बन रही थी। सब 36 कौम को एक जाजम पर बैठाया
और न्याय की लड़ाई में ऐसे नवयुग आगे निकल के आए, नई लीडरशिप की पौध तैयार हो रही थी और उसी में से ये निकला कि आरक्षण को निश्चित तौर पर मुकाम मिलना था, लेकिन कुछ एक साजिशकर्ता हमेशा जयचंद इस देश में रहे, तो उन्होंने उस आंदोलन को सेटबैक देने के लिए नुकसान पहुंचाया और उसके बाद हम भी थोड़ा ठहराव में आगे निराश हुए। लेकिन उसका एक चर्चा बहस शुरू होगी, जो कोई आरक्षण आम आदमी पसंद नहीं करता कि नहीं नहीं आरक्षण बिंदु रखो, हम तो ऐसे चला लेंगे। धीरे धीरे विषय समझ में आया और वो जो प्रेशर बना, चर्चा बहस हुई, आवश्यकता समझी गई, तो राज्य सरकार ने भी उस आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस गवर्नमेंट में 14% आरक्षण का प्रस्ताव अशोक गहलोत ने पास किया, फिर विधानसभा से पास हुआ और केंद्र सरकार ने भी ये निर्णय ले लिया, तो वो 10% तो आरक्षण दिया गया, लेकिन वो राजकीय सेवा हम चाहते हैं कि नहीं राजनीतिक पदों के ऊपर भी हमें अवसर दिया जाए, जैसे दूसरे आरक्षण के पात्र हैं अन्य SC ST OBC में। तो वो एक हमारा मन में है कि वो उस आंदोलन को आगे लेके और फिर वो मुकाम भी हम हासिल करें। बाकी ये जो आज के दिन हम देख रहे हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान हमारे कभी फर्क नहीं रहा, एकदम भाइयों की तरह रहते थे, लेकिन जो ये अरब देशों का पेट्रो डॉलर का पैसा यहाँ आया इस देश में और यहाँ जो मुल्ला मौलवियों को अलग अलग गांव में भेज के और जो अब जहर फैला रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। पिछले दिनों यूपी के अंदर एक मदरसे के अंदर AK-47 AK-56 ऑटोमेटिक हथियार पिस्टल्स एक मदरसे में, और वो अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो कुछ एक तबका ही है, आम मुसलमान ऐसा नहीं, लेकिन वो जहर इतना फैला रहे हैं जैसे दूसरे देशों में भी हमने देखा ISIS है, वो आदमी को काटना जैसे कोई मुर्गा बकरी काटते हैं, और वो जो जहर फैला रहे हैं ना वो सबसे मुझे खतरनाक लग रहा है। तो इसलिए मेरा ये भी एक आगे मुकाम रहेगा कि मैं इस जहर को रोकूं, इस जो अनैतिक कार्य करके और लोगों को मरने की बात पर आ रहे हैं उनको रोकने का भी मेरा मन में एक है इच्छा, देखें कब अवसर मिलता है। दाताकुम, बहुत सारे युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्या व्यवस्थाएं आपके चयन में है उन्हें पिक करने के लिए कि ऐसी कोई व्यवस्था आपके द्वारा बनाई जाए जिससे बहुत सारे युवाओं को आपके सम्मान के लिए आपके लिए कार्य करने का अवसर मिले? मैं इस संबंध में जानना चाहूँ। नहीं देखिए, एक कोई आह्वान करने से ये नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे एक कोई आप लक्ष्य लेके चलो तो आपको धीरे धीरे फॉलो करते हैं। इस दुनिया में जो भी बहुत महान हस्ती हुई है, चाहे गलत रास्ते पर चले, मारकाट की कुछ भी, पर अकेला एक निकला और उसको फॉलो करते हुए लोग जुटे दुनिया के अंदर, और उसी में से हमने जैसे आरक्षण का लिया विषय, तो पूरे राजस्थान में युवाओं की ऐसी जबरदस्त पौध खड़ी हुई, उनको लोगों ने पसंद किया, राजनीतिक पदों पर भी हुआ है। तो वो एक कोई भी आगे जब हम एक लक्ष्य लेके और आंदोलन में निकलेंगे तो निश्चित तौर पर युवाओं को भी रास्ता मिलेगा, एक सोचने की करने की क्षमता भी उसकी बढ़ेगी, तो वो एक बाकी में कोई उपदेश देके ऐसा वैसे कुछ नहीं होता। वर्तमान की स्थिति में आपके क्या सुझाव हैं युवाओं के लिए कि लीडरशिप में युवाओं को पार्टिसिपेट करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए विचार करना चाहिए, या दूसरी, क्योंकि यूरोपियन कल्चर डे बाय डे भारत में बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है और हम कहीं ना कहीं अपने ही कल्चर से बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो दाताकुम आपके द्वारा कोई एक संदेश जो देखिए, रोजगार का जहां आपने कहा है, रोजगार का सब जगह उपलब्ध है, हालांकि हमारी एक व्यवस्था थी हिंदुस्तान में, हर घर में इज्जत का काम घर आंगने में होता था। कोई चाहे सुथार लकड़ी का काम करने वाला, कुम्हार और मिट्टी का काम करने वाला, सोने चांदी का काम करने वाला, सुनार हो, लोहे का काम करने वाला, लोहार हो, चाहे कंबल बनाने वाले हो, कपड़े बनाने वाले, सबको इज्जत का रोजगार अपने अपने घर में होता था। उसी के नाम से जातियों के नाम लिए गए अलग अलग काम जो हुई, और उस समय हम आज से 250 साल पहले विश्व में सबसे बड़े निर्यातक थे, 33% हम एक्सपोर्ट करते थे और पूरी दुनिया का 36% प्रोडक्शन हमारे देश में होता था।
आज हमने निर्यात में तो 0.01% भी नहीं। तो ये जो हमारे कहावत कही है, बड़े बुजुर्ग एक ट्रेंड में सारी बात कर रहे हैं, तो उसमें उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी और भीख बेकार। तो नौकरी हमारा नहीं, ये तो अंग्रेजों ने लाके ऐसा एक कर दिया कि इनको बाबू बनाओ बाबू बनाओ। उससे पहले हम कोई नौकर किसी के नहीं होते थे। हमारा कोई मजदूरी काम करने कारीगर आया हमारा मकान बनाने में, उससे भी हमारे निजी रिश्ते हो जाते थे। आज वो सिस्टम है, कोई आया उसको पेमेंट कर दिया, उससे न पूछते तो काम का है, किस जात का है, कहाँ रहता है, तेरे कितने बच्चे हैं, तेरा घर का काम कैसे चलता है, ये क्या बात नहीं होती। तो ये जो नौकरी का रोजगार से आप उस हिसाब से जुड़ते हो ना, ये ठीक नहीं है। आप अपने बल पर, अपने पैरों पर अपना खुद का चालू कर दो, जो जैसा जिस क्षेत्र में जैसी समझ हो उसमें लगे, तो रोजगार के रास्ते। जो देखिए पहले काम होता था, मेरा कोई मालिक नहीं होता था, बिल्कुल। और आज आप नौकरी करोगे तो सबसे पहले आपकी आत्मा मरेगी। वो आत्मा नहीं रहेगी कि खुल के मैं जो मुझे रोजगार दे रहा है उससे बहस कर लूं, तो खरी बात कह दूं। हमें स्वाति कहनी पड़ती है। तो आत्मा जब मर गई तो आपके अंदर कुछ नहीं रहा है। इसलिए आप अपने पैरों पर खड़े होकर जो भी आपको ठीक लगे, खेती लगे, गायों का दूध का व्यापार कर लो, आप दुकानदारी में कर लो, आप कपड़े बनाना, चाहे आप दूसरा कोई भी काम घर आंगने में इज्जत का करो, तो इज्जत का रोजगार आपको घर आंगने में ही मिलेगा। ये नौकरी रोजगार ये जो है ना, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। इसलिए ये बहुत अच्छी बात आपने फरमाई और पूर्ण विश्वास है कि युवा इससे प्रेरित भी होंगे। दाता हुकुम, मैं एक खास बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाल ही में हमने अवेयरनेस और कनेक्टिविटी के लिए द रॉयल मैनर्स यूनिटी ऑफ द रॉयल कल्चर मैगजीन का प्रस्ताव रखा है। इससे दाता हुकुम पूरे भारतवर्ष में हम सभी राजपूत कम्युनिटी के भाइयों को जोड़ने जा रहे हैं। आप इस प्रस्ताव से कितना सहमत हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, देखिए भारत में बहुत मैगजीन, बहुत संस्थाएं, क्षत्रिय सभा, महासभा दिल्ली में, यहाँ बरसों से 0.001% भी कहीं असर नहीं आ रहा। प्रैक्टिकली आप कुछ भी करो, अपने साथ अपना आप जुड़ते जाएंगे ना। हमारा कोई परिचय थोड़ी था, हम तो एक राजस्थान के कोने में बीकानेर में रेगिस्तानी क्षेत्र में थे, मैं और चाहे लोकेंद्र सिंह जी काल। लेकिन जब एक मुहिम को सच्चाई के साथ लेके निकल पड़े, पूरे राजस्थान में परिचय हो गया। एक आह्वान के साथ हजारों आदमी इकट्ठे होते थे। और जब सीकर के अंदर राव शेखा जी की मूर्ति तोड़ दी, हम वहां इकट्ठे हुए, तो अलग अलग राय आई के साथ इसके लिए 1 महीने राजस्थान में घूमो, फिर हम आंदोलन करते। हमने कहा यार आज नाक कटी है और इसमें जब पस पड़ जाएगी, कीड़े पड़ेंगे, तब आप उसका इलाज करोगे। मैंने कहा 2 दिन में पूरे राजस्थान में चक्का जाम कर देंगे। तो हमने सिर्फ सूचना की, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, करौली, गंगानगर, सब जगह 2 दिन में रास्ते जाम, चक्का जाम हो गया। कहीं 2 घंटा, कहीं 8 घंटा, कहीं 1 घंटा। और उसके बाद में सीकर में पूरी फोर्स सरकार ने भेजी, पूरे अधिकारियों को भेजा और चौथे दिन मुलजिम पकड़ लिए। तो हम तो एक कोने से रेगिस्तान से निकले, लेकिन आप निकलोगे तो आपका परिचय, संवाद, लोगों का विश्वास, अगर आपसे लोग, अगर आपका रास्ता सही है तो लोग प्रेरणा लेंगे। तो उस हिसाब से कहीं की कमजोरी नहीं है। कोई मुहिम लेके चलोगे तो सब रास्ते बढ़ेंगे। जैसे मेरा मानना है कि ये जो सरकारों की योजना है, जो सामाजिक सरोकार में इतना पैसा उसमें फला उसमें दे दिया, सारा लूटा जा रहा है, लोगों को भ्रष्ट बना दिया, चोर बना दिया। लेकिन आप इस भारत में जो नदियां बह रही है, जो जाके पहले तो बाढ़ लाती है और उसके बाद में समुद्र में गिर जाती है, किसी के काम नहीं आते। तो आप छोटे छोटे बांध बना के सिर्फ सिंचाई का काम करते। ये रेगिस्तान के अंदर हमारा पूर्व महाराजा गंगा सिंह जी गंग केनाल लाए, भाखड़ा आई से और राजस्थान केनाल बनी है। सारी बहबूदी अलग हो गई। हम पानी पीने के लिए तरसते थे, मर जाते थे, पानी नहीं मिलता था, भटक के रास्ता। आज उस इलाके में देखो, उनका उठ बैठ, खान पान, बच्चों की पढ़ाई, उनके रिश्ते, उनका सोच सारे बदल गया। तो कोई रास्ता आप ऐसा अख्तियार करो जिससे सबके रास्ते बने। तो इसलिए इसमें भी हम यह है कि जब कोई ऐसा मुहिम लेके सच्चाई के साथ निकलेंगे तो लोग जुड़े हुए, लीडरशिप की पौध खड़ी होगी,
और न्याय की बात भी साथ में आएगी, जिससे ये जो आज भ्रष्ट हो रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, एकतरफा कर रहे हैं, वो सारे रुकेंगे। हाल ही में आरोग्य के संबंध में आपने कुछ किताबें लिखी हैं, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, नाड़ी देखना मैं नहीं जानता। मुझे एक इलाज मिला, मैं बहुत बुरी तरह से अस्थमा से श्वास रोग से पीड़ित रहा हूँ 35 साल तक। तो मुझे एक गांव वाले ने कहा कि साहब, कि सेंधे नमक की पुड़िया 1 ग्राम 2 ग्राम से 6 ग्राम 5-5 पुड़ी आप रात को सोते हुए चाटो और मेरा अस्थमा ठीक होगा। जो चरक ने, निघंटू ने, सबने कहा है कि दमादम के साथ ही जाता है। तो वो जब इलाज मिला तो मैंने कहा यार ये देसी चीजें ठीक है, इस एलोपैथी में तो ज्यादा गहरे कोई इलाज है नहीं। मरीज को एक राहत देने के लिए उस रोग को दबा देते हैं, इलाज नहीं होता, जड़ से खत्म नहीं करते। तब मैंने चर्चा संकलन चालू किया, तो उसमें मुझे ये भी जरूरी लगा कि आज इतनी भारी एलोपैथी थेरेपी में जो लूट होने लगी है अस्पतालों में, जबरदस्ती आपके महंगे महंगे परीक्षण मशीनों से कराए जाते हैं और उसके बाद में आप ठीक भी नहीं हो रहे। तो मैं ये चाहता हूं कि घर रसोई में आपके आंगन के अंदर जो चीजें उपलब्ध है उसी से सारे इलाज हो जाए। और अब मेरा 3रा संस्करण आ रहा है, मेरी छोटी पॉकेट बुक है, तो उसमें मैं कैंसर से लेके हार्ट का पहले से है, दूसरे छोटे मोटे जो भी रोग हैं, स्त्रियों के हैं, बच्चों के, छोटे बच्चों का, तो वो मैं एक 3रा संस्करण तैयार कर रहा हूँ, जिससे इस एलोपैथी अस्पतालों से पीछा छूटे और लोग ठगे न जाए और उनको इलाज मिल जाए, बीमारी से जो ग्रस्त है उनकी बीमारी ठीक हो जाए जड़ से। तो ये मेरा एक प्रयास है, तो इसलिए मैं उसी में लगा हुआ हूँ। और मैं करीब मेरी किताब तैयार है और वो फिर मैं, क्योंकि हर जगह में किताब विमोचन करने जाऊँ पहुंच नहीं सकता, तो वो जो आजकल ये आपके सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग है, तो उसके माध्यम से मैं हर भाषा, प्रांतीय भाषा में और अलग अलग जो क्षेत्र है वहां तक की बात पहुंचा के उन सबको रिलीफ देना चाहता हूँ। इसलिए मेरा आखिरी मोटो जिंदगी का यही है कि वो इलाज सब लोगों को घर बैठे मिल जाए, ये मेरा प्रयास है। निश्चित रूप से, और आपका बना भी आपके प्रयास के लिए सदैव पर रहेगा। दत्तागुम, एक आखिरी सवाल, माफी चाहूंगा मैं समय ले रहा हूँ, वाक्य है दत्तागुम, वर्तमान में कोई ऐसी इच्छा जन सेवा के लिए, यद्यपि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त होती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी वो इच्छा है जो आप जन सेवा के लिए करना चाहते हैं? नहीं, जन सेवा मुझे पदों से तो बिल्कुल ऐसा कतई मेरा नहीं है, को पद लूं, मैं बंधना नहीं चाहता। मैं खुले में फ्रीलांसर की तरह, मुझे अपना ऊपर वाला रास्ता बताता है और मैं उस दिशा में लग जाता हूँ, तो वही मैं अभी करूंगा। अभी मेरा ये है कि जो ये, क्योंकि आजकल के जो वातावरण भी दूषित हो रहा है और उस खान पान से सबसे लोग बीमार होकर ग्रसित हो रहे हैं, तो उनका एक पीछा छूटे, भारतीय पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो स्वस्थ रहें, जिससे अच्छा सोच डेवलप हो। और ये जो आतताई है, ये जो टेररिस्ट तथा जो जहर फैलाने वाले हैं, उनको भी मैं रोकने के लिए मेरे मन में पूरी तमन्ना है। और इसलिए मैं ऊपर सुबह जब भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि देश हित में मुझे शहीद होने का अवसर दे। निश्चित रूप से। और दत्तागुम, आपने, चूंकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो बेबाक है, निर्भय है और राजपूत होते ही भाई मोहन भाई करना निर्णय है, तो आपने बहुत ही अच्छे से, राजपूत के अभी जीन्स दब गए हैं, इसलिए उसको अवसर नहीं मिल रहा और इसलिए वो बिल्कुल आज नकारा दिख रहा है, बिल्कुल हेल्पलेस, कुछ कर नहीं सकता, निराशा। तो उसको अवसर मिलेगा तो जीन्स तो कभी खत्म नहीं होते, काम आएगा, खून हुई है। जब तक आप विराजमान हैं तब तक राजपूतों का जो एक नहीं, आगे से आगे निकलते रहते हैं, ऐसा कभी वैक्यूम नहीं रहा है दुनिया भारत के अंदर। और दत्तागुम, आपने ये मुझे सौभाग्य दिया, अवसर दिया, उसके लिए थैंक्स लॉर्ड। और मैं माँ भगवती और जगदम्बा से प्रार्थना करूंगा कि मुझे कभी आपका सेनापति बनने का अवसर मिले आपके साथ। सबको यही कहो, 8 बरस तो कुकर जिए, 12 बरस जिए सियार और वर्ष 18 छत्तीस दिए, आगे जीना बेकार।
जब ये मन में ले लोगे तो अपना आप रास्ते बनते निश्चित रहेंगे। रूप से दाता प्रभु। जहाँ के हो मैं के मर नहीं जाओ, दाता प्रभु। वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो मरने की तमन्ना आना उधर जैन पता है, एक युवा ऐसे हमारे समाज में हुए, दाता प्रभु। तो मरना तो सबको है। अरे क्या 80 वर्ष के होके मरो, 16 का अभिमन्यु था, तो वो अमर हो जाते हैं। और जो जीने के लिए मरने से बचना चाहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। प्रभु, आप अपने बना को अवसर देना। बना की तमन्ना है कि आर या पार, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। बहुत मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने सानिध्य में सदैव मुझे बनाए रखेंगे। वेलकम वेलकम, जी।